ए वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्कार, अभिवादन, अभिनंदन टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आप सबका इकोनॉमिक्स की इस कक्षा में पुनः स्वागत है। इस कक्षा में हम कक्षा 12 इकोनॉमिक्स की बुक भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास के यूनिट 7 में एक चैप्टर है सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसको धारणीय विकास भी कहते हैं। इस चैप्टर के बारे में बात करेंगे। इस यूनिट का ये लास्ट चैप्टर है। इसके बाद आपकी ये यूनिट कंप्लीट हो जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास। सबसे पहले हम बात करें थोड़ा सा सिलेबस के विषय में, है ना। और से इस चैप्टर का सिलेबस तो हम देखेंगे ही, साथ में ये भी देख लें कि इस चैप्टर के साथ साथ हमें इस बार पहले इस चैप्टर का ही सिलेबस देखते हैं। पर्यावरण और धारणीय विकास इस चैप्टर का नाम है, एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बेटा जी एनसीईआरटी में ये धारणीय विकास है और बहुत सारी बुक में सतत विकास लिखा हुआ है। सेम चीज है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पेपर में यदि धारणीय विकास आ जाए तो आप चौंकना मत, शब्द धारणीय ही ठीक है, क्योंकि हम एनसीईआरटी का में जो शब्द लिखे हुए हैं वो ही हम फाइनल मानते हैं पेपर की दृष्टि से। देन इसका सिलेबस की बात करें, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, धारणीय आर्थिक विकास, इसका क्या मीनिंग है, क्या अर्थ है। इफेक्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑन रिसोर्सेज एंड एनवायरनमेंट, संसाधनों, रिसोर्सेज होते हैं संसाधन, संसाधनों और पर्यावरण पर आर्थिक विकास का क्या प्रभाव पड़ता है। इसके बाद ग्लोबल वार्मिंग सहित, और इसमें ग्लोबल वार्मिंग के साथ साथ एक दो टॉपिक और भी हैं, वो भी हम करेंगे। तो ये इसका टॉपिक, ये इस चैप्टर का सिलेबस है। इसके साथ साथ हम थोड़ा सा बेटा जी ये भी देख लेते हैं कि मार्च 2022 में जो सीबीएसई एग्जाम होगा, कौन सा टर्म, सेकंड टर्म, उसी की तैयारी कर रहे हैं ना हम लोग अब। इसमें क्या क्या सिलेबस है ट्वेल्थ क्लास का, ट्वेल्थ इको, इनकी एक मार्किंग देख लेते हैं, जिससे हम किस चैप्टर पर कितना वेटेज देना है, कितनी मेहनत करनी है, कितना ध्यान से तैयारी करनी है, ये सब चीज़ें हम आसानी से कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक की बात करते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक की बुक, कौन सी बुक, समष्टि अर्थशास्त्र है, मैक्रो इकोनॉमिक्स, समष्टि अर्थशास्त्र। इसमें से हमारे पास दो चैप्टर हैं। एक चैप्टर नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय और संबंधित समग्र, ये 10 मार्क्स का है बेटा। नेशनल इनकम कितने मार्क्स की आएगी, 10 मार्क्स की। कब की बात कर रहा हूं मैं, मार्च 2022, जो सेकंड टर्म एग्जाम होगा। अब की बार फर्स्ट टर्म में तो आपने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की बात करी थी, इस बार सीबीएसई कह रही है कि भाई ये डेस्क्रिप्टिव होगा, मीन्स 2 मार्क्स, 4 मार्क्स, 3 मार्क्स या 6 मार्क्स, जैसे भी क्वेश्चन वो रख सकते हैं। 2 घंटे का पेपर होगा, 2 आवर्स का। अभी तक सीबीएसई का ये कहना है, आगे कुछ बदल जाए, इसका मतलब हमें थ्योरी भी इसकी तैयार करनी है। तो नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय वाला चैप्टर कितने मार्क्स का, 10 मार्क्स का। डिटर्मिनेंट्स, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, आय और रोजगार का निर्धारण, ये यूनिट है आपकी 12 मार्क्स की। मीन्स दिस इज मोर इंपॉर्टेंट। दोनों में ही न्यूमेरिकल क्वेश्चन है बेटा जी, तो इसका मतलब इस बार न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की हमें ठीक ठाक तैयारी करनी पड़ेगी। सेकंड बुक आपकी जो है वो है करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी। सेकंड बुक आईईडी जो है, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास। इसमें एक चैप्टर है हमारा, इसका मतलब 2 चैप्टर तो इसके हो गए बेटा। कौन सी के, मैक्रो के। और 2 ही चैप्टर इसमें, कौन सी में, ये कौन सी है, आईईडी,
इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसमें करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी में केवल 3 चैप्टर हैं तो इसमें 5-6 चैप्टर, लेकिन 3-4 चैप्टर हमारे फर्स्ट टर्म में आ गए थे, तो सेकंड टर्म में केवल 3 चैप्टर हैं। एम्प्लॉयमेंट, रोजगार, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, आधारिक संरचना, और तीसरा चैप्टर हमारा जो आज हम शुरू करेंगे, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, धारणीय विकास या सतत विकास। ये तीनों चैप्टर मिलकर हमारे 12 मार्क्स के आते हैं। इट मीन्स इंटरनल यदि हम देखें तो लगभग, क्योंकि ये लिख नहीं रखा सीबीएसई ने, 4 मार्क्स के हो गए हमारे। इसके आपके 2 लेक्चर्स वीडियो लेक्चर्स हैं, इसके 2 वीडियो लेक्चर्स हैं, इसके 2 वीडियो लेक्चर्स हैं। इसका मतलब एक वीडियो लेक्चर आपको 2 मार्क्स का काम कर देता है। एक वीडियो लेक्चर आपने ध्यान से देख लिया, तैयार कर लिया, पढ़ लिया, 2 नंबर की बात हो जाती है ना। तो इसलिए इसमें भी हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट में लगभग 2 ही लेक्चर्स होंगे, तो आप ध्यान से एक बार देखेंगे। इसका आईईडी बुक का एक तो ये 3 चैप्टर तो एक ही यूनिट के हो गए, और दूसरी यूनिट है इसकी कंपैरेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया एंड इट्स नाइबर्स, भारत और उसके पड़ोसी देशों का विकास का तुलनात्मक अध्ययन। इसको हम एक इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, इन तीनों देशों की डेवलपमेंट पॉलिसीज या पिछले 70 सालों की क्या यात्रा रही, क्या क्या स्ट्रेटेजी रही, इसके बारे में पढ़ते हैं, है ना। 3 ही देश हैं, नाइबर कंट्रीज एंड इट्स उसके पड़ोसी तो बहुत सारे हैं हमारे, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, और भी बहुत सारे हैं, भूटान है, चाइना है, भूटान, और लेकिन हम 3 ही को ही कंपेयर करेंगे, इंडिया को, चाइना को और पाकिस्तान को। ये है हमारा 6 मार्क्स का। इसका मतलब आईईडी वाली बुक, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बुक हमारी हो गई 6 मार्क्स और 12 मार्क्स, 18 नंबर की। आईईडी बुक हो गई हमारी 18 मार्क्स की, और मैक्रो वाली बुक हो गई कितनी, 10 और 12, 22 मार्क्स की। टोटल हो गए हमारे 40 मार्क्स। तो 40 मार्क्स का आपका पेपर आएगा, 2 घंटे का होगा, हैं। ये सारी कहानी आपके सामने है, उसी हिसाब से हम तैयारी करेंगे। चलिए अब हम शुरू करते हैं। चैप्टर कौन सा, धारणीय विकास, पर्यावरण और धारणीय विकास की बात करेंगे। देन सबसे पहले हम पढ़ते हैं अभी तक प्राप्त आर्थिक विकास की हमने भारी कीमत चुकाई है। भाई इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो बहुत किया हमने, देख रहे हो सड़कों पे एक से एक बढ़िया गाड़ियां हैं, हेलीकॉप्टर उड़ते दिखते हैं, हवाई जहाज हैं, यात्राएं बड़ी आसान हो गई है ना, बहुत दूर दूर तक ट्रेन चल रही हैं। इसके अलावा दुनिया भर की फैक्ट्री, बाजार आपके वस्तुओं और सेवाओं से लदे पड़े हैं, है ना। दुनिया भर की वस्तुएं और सेवाएं आपके लिए बाजार में उपलब्ध हैं, एक से एक लग्जरी आइटम है। तो लेकिन इन सारे प्रोडक्शंस जो आर्थिक विकास किया है, जो प्रोडक्शन विकास किया है, उत्पादन किया है, इसकी हमने कीमत चुकाई है। क्या कीमत चुकाई है? इसके लिए हमें पर्यावरण की गुणवत्ता की बलि देनी पड़ी है। जो हमारा एनवायरनमेंट है उसकी क्वालिटी धीरे धीरे ख़राब हो रही है। और आप यदि दिल्ली के निवासी हैं, एनसीआर के निवासी हैं, तो आप तो बड़े अच्छे से इस चीज़ को समझते ही होंगे, दिल्ली में कितना पॉल्यूशन है ना, सर्दियों में क्या हालात हो जाते हैं, हमारे सांस लेना भी भारी हो जाता है। ये चीज़ें हमें धीरे धीरे बीमार कर रही है, ऐसा ही हो रहा है ना। तो इसके बारे में ही हम ये पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करें हम, ये पर्यावरण क्या है ना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास की तो बात करेंगे, पहले तो हम बात करें पर्यावरण क्या है। इस चैप्टर को हम 3 पार्ट्स में बांट लेंगे। पहला, पर्यावरण क्या है। दूसरा, पर्यावरण में क्या दिक्कतें हैं, क्या चुनौतियां हैं हमारी, क्या प्रॉब्लम्स हैं।
तीसरा, इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम धारणीय विकास की हेल्प कैसे लें। तो पहला, व्हाट इज एनवायरमेंट। पर्यावरण शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। परि, परि का अर्थ है हमारे चारों ओर, और दूसरा है आवरण। आवरण मीन्स कवर, जो हमें घेरे हुए है चारों तरफ से। अर्थात पर्यावरण उन सभी भौतिक, रासायनिक, जैविक कारकों की समष्टिगत इकाई है जो किसी जीवधारी अथवा परितंत्रीय आबादी को प्रभावित करते हैं तथा उनके रूप, जीवन, जीवितता को तय करते हैं। पर्यावरण के क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं बेटा? अपने चारों तरफ, तुम जहाँ बैठे हो अपने चारों तरफ कुछ भी सोच लो, हवा सोच लो, मिट्टी सोच लो, पानी सोच लो, आपका मकान सोच लो, आपकी मोहल्ला, गली, है ना, आपका बाजार, आपके आसपास जितने वाहन हैं, ये सब जो भी आप पर प्रभाव डाल रहा है ना, वो आपके पर्यावरण का हिस्सा है। इट मीन्स आपके चारों तरफ जो भी कुछ है, चाहे वो जीवित है, चाहे अजीवित है, चाहे वो भौतिक है, चाहे वो रासायनिक है, कोई केमिकल है ना। भौतिक का मतलब है जैसे टेम्परेचर है, एनर्जी है, आज गर्मी बहुत है या आज सर्दी बहुत है, ये भी पर्यावरण हम पे प्रभाव डालती हैं ये चीज़ें, है ना। तो ये भौतिक फैक्टर्स हो गए। जितने मान लीजिए जैविक कारक हैं, जैविक कारक जो जिंदा हैं, जीवित हैं, जैसे आपकी गली में कुत्ते भौंक रहे हैं सारी रात, मान लीजिए लड़ते हैं आपस में, भौंकते हैं, आपको ठीक से नींद नहीं आ रही, इसका मतलब आपके जीवन को प्रभावित कर रहे हैं, तो वो आपके पर्यावरण का एक जैविक कारक हो गए, है ना। आपके घर वाले, आपके पड़ोसी, ये सब जैविक कारक हैं। अजैविक कारक जो जिंदा नहीं है लेकिन आपको प्रभावित करते हैं, आपके घर में गंदा पानी आ रहा है, आप बीमार हो सकते हैं, अजैविक कारक हो गया। हवा में पोल्यूशन है, प्रदूषण है बहुत, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे अभी इसमें। पर्यावरण को समस्त भूमंडलीय विरासत और सभी संसाधनों की समग्रता के रूप में परिभाषित किया जाता है। संसाधन क्या होते हैं बेटा? वो सभी साधन जो हमारा जीवन आसान करने में हमारी सहायता करते हैं, वो कहलाते हैं संसाधन। जैसे लोहा अयस्क है, संसाधन है, वहाँ से हम खानों से लोहा निकालते हैं, उससे फिर हमारे लोहे से हमारा मकान बनता है, हमारी गाड़ियाँ, वाहन बनते हैं, लोहे का उपयोग करते हैं, हमारा जीवन आसान बनता है। चांदी है, सोना है, ये तो धातुएं हो गई। इसके अलावा कोयला है, अधातु है, कोयला है, कोयले से हम बिजली उत्पन्न करते हैं और 10 काम करते हैं। पहले तो भाप के इंजन से रेलगाड़ियाँ ही चलती थी, संसाधन हो गया। हवा, धूप, मिट्टी, है ना, मिट्टी नहीं होगी फसलें नहीं होंगी, चीज़ें पैदा नहीं होंगी, कृषि नहीं होगी, कृषि नहीं होगी तो हम भूखे मर जाएंगे, हमारे खाने के लिए चीज़ें नहीं मिलेंगी। मिट्टी एक संसाधन हो गई। पानी है, आपको पीने में, साफ़ सफाई में, आपको जिंदा रखने में हेल्प करता है। आपके लिए जो फसल उत्पादन होता है उसमें मिट्टी, पानी का बहुत ही योगदान है, तो पानी एक संसाधन हो गया। सूर्य है, धूप नहीं निकलेगी तो हमारा जीवन होगा नहीं। फोटोसिंथेसिस, पौधे, हरे पौधे फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे, वृद्धि नहीं करेंगे, हम खाएंगे क्या? हमें भी धूप नहीं मिलेगी, है ना। आप देखते हैं जब एक आध दिन, अब जी सर्दियों में जैसे बारिश हो गई 2-3 दिन, और मान लीजिए धूप नहीं निकली, बादल हैं, बारिश है, ह्यूमिडिटी बढ़ गई, है ना, घरों की भी हालत क्या हो जाती है, हमारी भी हालत क्या हो जाती है। तो बिना सूर्य के हम जिंदा नहीं रह सकते, है ना। हमारी पृथ्वी पर ऊर्जा का स्रोत ही सूर्य है, सही पूछो तो घूम फिर के सारी बातें सूर्य पे ही ख़त्म होती हैं। तो धूप, सूर्य हमारा संसाधन हो गया है। इन संसाधनों में सभी जैविक तत्व, जैविक मीन्स जो जिंदा हैं, जो जीवित हैं, सभी सजीव तत्व जैसे पशु, पक्षी, पौधे, वन, जलीय जीव आदि, तथा अजैविक तत्व सभी निर्जीव तत्व जैसे वायु, जल, भूमि आदि सम्मिलित होते हैं। ये एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। प्रभावित करने का मतलब सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आपके पापा को गुस्सा आ रहा है तो सारा घर प्रभावित होता है। गली में कुत्ता भूखा है, सारी रात रोएगा, चिल्लाएगा, तो पूरा मोहल्ला प्रभावित होता है। पानी गंदा आ रहा है, सारे समाज पे प्रभाव पड़ेगा, लोग बीमार होंगे। समझ आई बात? तो पर्यावरण की कुछ कुछ बात, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए आपको।
पर्यावरण का अर्थ है संसाधनों के भंडार के रूप में और उत्पादन प्रणाली के हानिकारक उप उत्पादों के अवशोषक समाशोधक एजेंट के रूप में प्रकृति की अपनी क्षमता। एक और चीज आई भाई, इसको भी डिटेल में पढ़ेंगे हम। संसाधनों का भंडार, भाई हमें ये जितने भी संसाधन है, संसाधन तो अब आप समझ ही गए, संसाधनों का भंडार कहाँ से मिल रहा है? हमारे एनवायरनमेंट से ही मिलेगा, हमारे चारों तरफ जो भी चीज़ें हैं वहीं से मिलता है। उत्पादन प्रणाली में जो हानिकारक उप उत्पाद होते हैं, कोई फैक्ट्री चल रही है, धुआं निकल रहा है, केमिकल निकल रहे हैं, है ना, जो हानिकारक हैं, उनको अवशोषक समाशोधक एजेंट के रूप में प्रकृति की अपनी क्षमता, प्रकृति उनको अवशोषित कर लेती है। चलो मैं एक एग्जांपल, ये अवशोषक शब्द तुम्हें बार बार कंफ्यूज करेगा, ये एक बहुत बड़ा गुण है हमारे एनवायरनमेंट का जिस पर हम ध्यान नहीं देते। एनवायरनमेंट की समस्या की जब हम बात करते हैं तो बस एक पोल्यूशन की बात हमारे दिमाग में आती है और हम सोचते हैं कि पोल्यूशन मीन्स हवा में धुआं हो गया, हमें सांस लेने में दिक्कत आ रही है, ये एनवायरनमेंट प्रॉब्लम है। नहीं, बहुत सारी एनवायरनमेंट प्रॉब्लम, इससे भी बड़ी एनवायरनमेंट प्रॉब्लम हमारे साथ क्या है वो मैं बताता हूँ। मान लीजिए आपने कुछ घर से कचरा फेंका, कूड़ा, इसमें फलों के छिलके, है, यदि ये घर में रखे रहे क्या होंगे भाई? धीरे धीरे सड़ जाएंगे, बदबू हो जाएगी। आपने इनको फेंक दिया, ये फेंक के घूम फिर के, चाहे वो एमसीडी के थ्रू गए या आपने कहीं, कुल मिला के ये चले गए ग्राउंड में, किसी मैदान में, डंपिंग ग्राउंड जिसको बोलते हैं, वहाँ पहुँच गए। इसमें क्या होंगे? ये सड़ जाएंगे, वहाँ पर सड़कर इनकी बन जाएगी मिट्टी, है ना, खाद। इट मीन्स ये जो कचरा था, ये मान लीजिए 100 किलो था, आपकी गली से इकट्ठा हुआ, खाद कितनी बनेगी? मुश्किल से 5 या 6 किलो, 10 किलो मैक्सिमम। इट मीन्स 100 किलो कचरा जो बहुत बड़ी जगह घेर रहा था, कितनी सी जगह में रह गया? वो 10 किलो, बहुत थोड़ी जगह घेर रहा है। और ये खाद भी नए पौधों के लिए जीवन प्रदान करेगी। तो इट मीन्स ये कचरा तुम्हारे घर में, मोहल्ले में इकट्ठा होता रहे तो तुम्हारे लिए बड़ी सिरदर्दी हो जाएगी। इस कचरे को हमारी जो प्रकृति की फैक्ट्री है, प्रकृति की मशीनरी है, जब ये प्रकृति में चला गया, मैदान में चला गया कहीं, उस वहाँ जीवाणुओं ने इसको धीरे धीरे खाकर सड़ा दिया और सड़ाकर इसको गला दिया, गल के इसको खाद में बदल दिया। तो ये सिस्टम किसने किया? हमारे पास तो था नहीं कोई सिस्टम ऐसा, ये नेचर ने किया, हमारे पर्यावरण ने किया। तो ये प्रकृति, प्रकृति मीन्स नेचर, ये नेचर की जो क्वालिटी है, इसको हम कहते हैं अवशोषक क्षमता, समाशोधन एजेंट। प्रकृति में एक ऐसी शक्ति है जो चीज़ों को गला सड़ाकर नए पौधे, भाई कोई नया पौधा आप लगाओगे उसको खाद चाहिए ना, ये वाली खाद, तो नए पौधों को जीवन प्रदान करती है। अब 2 फायदे कर दिए, एक तो हमारा कचरा गला दिया, भाई हमारे कचरे की जो समस्या थी हमारी वो निपटा दी इस प्रकृति ने, नेचर ने। और दूसरा, जो नया जीवन प्रफुल्लित हो रहा है, नया जीवन आगे बढ़ रहा है, उसके लिए क्या दे दिए? खाद दे दी। मीन्स मिनरल्स, एलिमेंट्स इसको मिल गए जिससे तेजी से प्रफुल्लित होगा। यदि ये सिस्टम ना हो तो क्या होगा? एक तो हमें कचरा ही पृथ्वी पे संभालना भारी हो जाएगा, कहाँ ले जाएंगे इस कचरे को, है ना, धीरे धीरे हमारे चारों तरफ कचरों के ढेर लग जाएंगे। और नए पौधों को जीवन उनका मुश्किल हो जाएगा, पृथ्वी में पोषक तत्व भी नहीं मिलेंगे फिर, क्योंकि पोषक तत्व तो इन कचरों की फॉर्म में, कूड़े कचरे की फॉर्म में एक जगह इकट्ठे हो गए, तो पृथ्वी पर पोषक तत्वों की जो मिट्टी है उसमें धीरे धीरे जहाँ ये पौधा उग रहा है उस मिट्टी में कमी हो जाएगी, तो इस पौधे का भी स्वस्थ विकास नहीं होगा। समझ आई बात? तो ये नेचर की जो ये वाली क्वालिटी है, इसको कहते हैं हम अवशोषक क्षमता, कि हमारे कूड़े कचरे का सबका
जितना पोल्यूशन हम हानिकारक उत्पाद बनाते हैं उन सब का अवशोषण कर लेती है, और ये अवशोषण करके उनको समाशोधक एजेंट के रूप में प्रकृति की अपनी क्षमता जो है। दूसरे शब्दों में पर्यावरण ग्रह की कुल विरासत और सभी संसाधनों की समग्रता है। इसमें सभी जैविक और अजैविक तत्व शामिल हैं जो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, पढ़ लिए हमने। अब चलें पर्यावरण के क्या क्या कार्य होते हैं। पहला कार्य, यह उत्पादन हेतु नवीकरणीय तथा अनवीकरणीय संसाधन प्रदान करता है। पहला काम, जितना भी हम प्रोडक्शन करेंगे उसके लिए संसाधन हमारे एनवायरनमेंट से मिलते हैं। संसाधन दो तरह के, नवीकरणीय, अनवीकरणीय। नवीकरणीय संसाधन कौन से? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। कौन से होते हैं? नवीकरणीय संसाधन वे हैं जिनका उपयोग संसाधन के क्षय या समाप्त होने की आशंका के बिना किया जा सकता है। मीन्स हमें डर नहीं है कि ख़त्म हो जाएंगे। जैसे सौर ऊर्जा का इस्तेमाल कर रहे हैं हम, हमारी छत पे धूप आ रही है, हमने सोलर सेल लगा लिया, सोलर सेल लगा के हमने बिजली उत्पन्न की और उससे हम अपने घर की लाइट जला रहे हैं। तो सौर ऊर्जा भाई आज हम इस्तेमाल, छत पे धूप गिर रही है, इस्तेमाल करें या ना करें, चाहे जितनी इस्तेमाल कर लें, कल उतनी ही उससे हमारे कल के सूर्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर भाई हमने कल बहुत धूप इस्तेमाल कर ली थी तो आज सूर्य की धूप कुछ कम हो गई, उतनी ही धूप निकलेगी। पवन ऊर्जा, हवा है, आज हम हवा का चाहे जितना उपयोग कर लें, कल फिर उतनी ही हवा निकल चलनी ही है। तो ये कभी भी समाप्त नहीं होते। इसीलिए इनको नवीकरणीय अर्थात रिन्यू हो जाते हैं, दोबारा से नवीन हो जाते हैं, दोबारा से बन जाते हैं ऑटोमेटिक। अनवीनीकरण अर्थात संसाधनों की पूर्ति निरंतर बनी रहती है, लगातार बनी रहेगी। धूप हमें मिलती रहेगी, आज जितनी धूप चाहे जितनी इस्तेमाल कर लो, कल फिर मिलेगी, परसों फिर मिलेगी, मत करो तब भी मिलेगी, चाहे जितनी कर लो तब भी मिलेगी, उतनी ही मिलेगी। दूसरे नवीकरणीय, अनवीकरणीय संसाधन, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज, वह हैं जो निष्कर्षण और उपयोग से समाप्त हो जाते हैं। जैसे कोयला है, पेट्रोल है, धीरे धीरे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पृथ्वी पर कम होते जा रहे हैं, कोयला धीरे धीरे कम होता जा रहा है। ये संसाधन पोल्यूशन भी ज़्यादा फैलाते हैं, इन संसाधनों से पोल्यूशन भी ना के बराबर होता है ये। और जो नवीकरणीय संसाधन है हमारा पोल्यूशन भी ज़्यादा फैलाते हैं। तो पहला कार्य, पर्यावरण का पहला कार्य क्या हो गया है भाई? यह उत्पादन हेतु नवीकरणीय तथा अनवीकरणीय संसाधन प्रदान करता है। यदि पर्यावरण ये कार्य ना करे तो हम अपना प्रोडक्शन ही नहीं कर पाएंगे। दूसरा, पर्यावरण अपशिष्ट को समाहित करता है। वही बात, अपशिष्ट मीन्स कूड़ा कचरा, उनको अपने अंदर समा लेता है, जो मैंने ये वाली चीज़ यहाँ पे समझाई थी। तो पर्यावरण के दो कार्य हो गए। तीसरा कार्य, पर्यावरण जैविक विविधता द्वारा जीवन धारण में सहायक है। हम जितने भी जीव हैं सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। 10th में आपने फूड चेन सुनी होगी, एक दूसरे को खाता है। एक एग्जांपल बता देता हूँ तुम्हें, शायद याद आ जाए कि जलीय पौधे होते हैं, इनको खाते हैं प्लैंकटन, जलीय जीव, छोटे छोटे होते हैं। इनको खाती है मछली। मछली को कौन खा लेगा? चलो मोर मान लें, या फिर ये छोड़ दो तुम, ये तो तुम्हारे लिए याद करनी पड़ेगी, तुम्हारे बिल्कुल एक समझने वाली कर लेते हैं हम, कि मैदान में छोटे छोटे कीट पतंगे होते हैं, ये खाते हैं पौधे, पौधे खाते हैं, पौधों को खाते हैं कीट, कीट को खाता है मेंढक, मेंढक को सांप, सांप को मोर कह सकते हो या ईगल कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। अब मान लीजिए हमारे पर्यावरण में हमने कुछ ऐसे केमिकल्स डाल दिए उस मैदान में कि मेंढक मर गए, इनके लिए जहर बन गया वो, और मेंढक मर गए। भाई सांप का क्या होगा? सांप वैसे भूखा मर जाएगा, क्योंकि उसे अपना भोजन, उसका भोजन क्या था? मेंढक, मेंढक मिलेंगे नहीं, तो सांप भी मर जाएंगे। जब सांप मर जाएंगे, सांप खत्म हो गए उस क्षेत्र से, मोर जिंदा रहेगा
मोर का भोजन सांप होता है, ये भी मर जाएगा। इधर ये कीट पतंगों की संख्या का क्या होगा, इन्हें खाने वाला कोई है नहीं, तो ये बहुत तेज़ी से बढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। जब ये ज़्यादा हो जाएंगे तो ये पौधे भी ज़्यादा खाएंगे, धीरे धीरे पौधे मर जाएंगे, जब पौधे मर गए कीट पतंगे भी। इट मीन्स इसको हम कहते हैं फूड चेन। हम सब लोग एक दूसरे से, हम सारे जीव एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, है ना। एक को हम गड़बड़ कर देते हैं, हम देख रहे हैं कि मेंढक हमारी ज़िंदगी में क्या करेगा, क्या उपयोग है इसका, इसलिए हम मेंढक को मार दिया। मधुमक्खी, जैसे मधुमक्खी की हम गौर नहीं करते, मधुमक्खी मर जाएंगी, पोलिनेशन, परागण कम होगा तो बीज कम बनेंगे, फल कम बनेंगे, अल्टीमेट हम पे भी फर्क पड़ेगा। तो सब जीव, हम एक छोटी सी मधुमक्खी से भी हम जुड़े हुए हैं, मधुमक्खी हमसे जुड़ी हुई है। तो ये सारे जीव एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और सब मिलकर जीवन धारण में सहायक हैं, एक दूसरे को जिंदा रखते हैं। यह सौंदर्य सेवाएं प्रदान करता है। फोर्थ इज, है ना, नेचर तो अपने आप में देखने में ही प्रकृति की सुंदरता मन को अजीब सुकून शांति देती है। तो हमारा मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए हमारे चारों तरफ प्रकृति, प्राकृतिक नज़ारे होने ज़रूरी हैं। हम घूमने जाते हैं ना, ज़्यादातर पहाड़ों पे जाते हो आप, समुद्र के किनारे जाते हो, क्यों जाते हो? नेचर, नेचर देखने, वहाँ हमें एक सुकून मिलता है, शांति मिलती है। देन पर्यावरण इन कार्यों को बिना किसी व्यवधान के तभी कर सकता है जब तक यह कार्य उसकी धारण क्षमता की सीमा में है। धारण क्षमता मीन्स, जैसे हम ये बताएं पर्यावरण अपशिष्ट को समाहित करता है, भाई पर्यावरण की भी, ये जो फैक्ट्री की बात कर रहा था मैं, इसकी एक लिमिट तो है भाई। ये 100 किलो के कूड़े को वो मैदान 10 दिन में खाद में बदल देता है। बिल्कुल ठीक बात है। 120 दे दूं मैं इसको तो कुछ कठिनाई होगी। रोज ही मैं 500 किलो कूड़ा उत्पन्न करना शुरू कर दूं, धीरे धीरे क्या होगा, ये मशीनरी फेल हो जाएगी, ओवरलोडेड हो जाएगी। अब यहाँ कूड़ा इकट्ठा ही रहने लगेगा, गलेगा सड़ेगा ही नहीं, है ना। तो इसकी एक क्षमता है। अब जितना कूड़ा हम पैदा कर रहे हैं, यदि वो उस क्षमता से कम है तो फिर तो काम चलता रहेगा, लेकिन कूड़ा ज़्यादा पैदा कर रहे हैं तो फिर ये फेल हो जाती है मशीनरी। जैसे आपको दिल्ली का एग्जांपल बताता हूँ। दिल्ली में ये यमुना नदी है। एक एग्जांपल देता हूँ तुम्हें, उससे तुम्हें एक बात क्लियर सी हो जाएगी, तब आगे बात करेंगे। भाई दिल्ली में ये यमुना नदी है। इस यमुना नदी में एक नाला आकर गिरा, है ना। इससे पहले ये नदी पीछे से आ रही है। यहाँ एक छोटी सी गांव था, बस्ती थी। इस बस्ती के लोग इसी नदी में पानी पीते हैं, इसी में कपड़े धोते हैं, इसी में अपने पशु नहलाते हैं, है ना। जब कपड़े धोएंगे, पशु नहलाएंगे, तो इसका मतलब पानी गंदा होता है। तो ए गांव के लोग इस नदी का पानी गंदा करते हैं। यहाँ पर इससे काफ़ी दूर एक बी गांव है। पानी यहाँ से बहता रहता है, प्रकृति अपना काम करती रहती है, और इस गंदे पानी में जितने भी हानिकारक पदार्थ मिलाए थे, किसने? ए गांव ने। कूड़ा करकट डाला, कुछ कपड़ों का मैल था, पशु नहाए, है ना, गोबर वगैरह, इन सब को प्रकृति ने खाद में बदल दिया। प्लैंकटॉन्स होते हैं, छोटे छोटे जीव होते हैं, जलीय जीव, उनके भोजन के रूप में काम आ गए। या कुल मिला के यहाँ तक आते आते पानी फिर साफ हो गया भाई। तो अब भी गांव वाले पानी का इस्तेमाल करते हैं। क्या हुआ? साफ पानी था भाई ये तो। भले ही इन्होंने गंदा किया, लेकिन यहाँ तक आते आते इस नेचर ने, प्रकृति ने क्या किया, उस पानी को साफ कर दिया। तो बी गांव के लोगों को क्या मिला? साफ पानी मिला। अब ये आगे बढ़ती है नदी। यहाँ अब बी गांव के लोग भी फिर अपने पशु नहलाते हैं, खुद भी नहाते हैं, कपड़े धोते हैं, फिर गंदा करेंगे। प्रकृति फिर इस पानी को साफ करना शुरू कर देती है। यहाँ तक आते आते, है ना, बिल्कुल पास ही एक बस्ती बस गई यहाँ पे। यहाँ यहाँ आ गई दिल्ली, यहाँ से हो गई दिल्ली शुरू। और अब दिल्ली वाले क्या कर रहे हैं, यहाँ तक पानी, एक तो बी बस्ती के पास ही है ये, तो यहाँ तक प्रकृति बहुत थोड़ा समय ये पानी चला,
तो प्रकृति अपने आप को साफ ही नहीं कर पाई, पानी को पूर्णतया कुछ ही साफ कर पाई। इतने में इसमें आके मिल गया है गंदा नाला, बहुत बड़ा नाला, नजफगढ़ ड्रेन वजीराबाद के पास आके इसमें मिल गया। मिल के इसने इस पानी में इतनी गंदगी कर दी, बेहद गंदगी कर दी, है ना, बहुत ज़्यादा। ये तो गांव छोटा सा था, ये भी गांव छोटा सा था, तो कम ही गंदगी गंदा पानी कर पा रहे थे। इसने बहुत सारा गंदा पानी कर दिया, क्योंकि दिल्ली की पॉपुलेशन बहुत बड़ी है और इसमें से दुनिया भर का कूड़ा कचरा इस नजफगढ़ ड्रेन के थ्रू इसमें आ गया। अब यहाँ क्या हुआ, पानी सड़ गया, गंदा हो गया। अब प्रकृति चाह रही है, अभी भी उसको कोशिश कर रही है साफ करने की। उसमें प्लैंकटॉन्स ने काम करना शुरू कर दिया, कुछ सफाई की कोशिश कर रही है। यहाँ तक चला पानी, थोड़ा बहुत ही साफ हुआ होगा, एक गंदा नाला ड्रेन और आ जुड़ा इसमें भाई, और सड़ गया पानी। पहले से ही गंदा था यहाँ, और गंदा पानी आ गया और सड़ गया। यहाँ तक आते आते इसमें थोड़ी थोड़ी दूर पर ड्रेन गिरते रहते हैं। ये साफ़ करने की कोशिश करती है यमुना नदी की प्रकृति अपने आप को, दोबारा ड्रेन मिल जाता है। और यहाँ तक वजीराबाद ओखला तक आते आते पानी में बदबू शुरू हो गई। बल्कि सही पूछो तो बस अड्डे के आसपास ही, है ना, आईएसबीटी जो है इसके आसपास ही, आईएसबीटी के पुल पे खड़े होगे तो आपको पानी में से बदबू आनी शुरू हो जाती है बरसात वगैरह में। बरसात के सीज़न नहीं हो, नॉर्मल सीज़न में यही बदबू आती। क्यों? क्योंकि बहुत सारे, अब प्रकृति का यहाँ क्या हुआ, ये सिस्टम फेल हो गया। जो उसकी अपनी सफाई प्रणाली थी, उसकी जितनी कैपेसिटी थी उससे ज़्यादा कैपेसिटी में हमने इसको गंदा कर दिया। अब क्या होगा, बरसात आई, बरसात से फिर ये पानी सब आगे चला गया। यहाँ साफ यमुना नदी लगभग लगभग साफ हो गई, है ना। अब हम इसमें फिर गंदा पानी डाल रहे हैं, गंदा पानी डाल रहे हैं, फिर गंदी हो रही है। तो भैया मेरे, इसको यमुना को साफ़ करने की, है ना, ये जो सरकारें जोर जोर लगाती हैं कि हम यमुना साफ़ कर देंगे, है ना, केंद्र सरकार भी राज्य सरकार भी, साफ़ करने की ज़रूरत नहीं है यमुना को। यमुना तो प्रकृति की दी हुई है, प्राकृतिक सिस्टम इसमें है, ये तो अपने आप साफ़ हो जाएगी। हमें करना क्या है, सिर्फ इसको गंदा करना बंद कर दें। यहाँ ये जो पानी जा रहा है, ये पानी हम इसमें गंदा पानी डालना बंद कर दें, इस ड्रेन से पानी साफ़ करके डालें इसमें। तो हमें यमुना या गंगा या कोई भी नदी साफ़ करने की ज़रूरत नहीं है, केवल उसको गंदा करना बंद कर दें तो प्रकृति अपने आप ही साफ़ कर लेगी। समझ आई बात? तो हम ये जो पढ़ रहे थे कि उसकी, ये पर्यावरण इन कार्यों को बिना व्यवधान के तभी कर सकता है जब यह कार्य उसकी धारण क्षमता की सीमा में हो। इतना ही गंदा कर रहे हो कि वो प्रकृति उसको साफ कर सके, उसकी धारण क्षमता, उसकी जो सहन करने की शक्ति है उतना ही हो, उतना ही गंदा करेंगे, उतना ही कचरा फैलाएंगे, तब तो ठीक है। और यदि जैसे ड्रेन से पानी, गंदा पानी इतना ज़्यादा डाल दिया कि वो सफाई नहीं कर सकी, तो अब हमें पर्यावरण संकट उत्पन्न हो जाता है, जिसको एनवायरमेंटल क्राइसिस कहते हैं, जिसको हमने कह दिया कि जी यमुना में पॉल्यूशन हो गया। पर्यावरण संकट कब उत्पन्न होता है? जब संसाधनों के निष्कर्षण की दर उनके पुनः सर्जन की दर से अधिक होती है। भाई पेड़ हम काट तो ज़्यादा रहे हैं, पेड़ पौधे भी तो संसाधन ही है, लकड़ी चाहिए हमें, काट ज़्यादा रहे हैं और लगा कम रहे हैं, तो नए पौधे कम तैयार हो रहे हैं, कट रहे हैं ज़्यादा, धीरे धीरे वन विनाश हो जाएगा, वन समाप्त होते जाएंगे, तो पर्यावरण संकट हो जाएगा। अरे भाई जितने पेड़ काट रहे हैं, 2 पेड़ काटो, 4 लगा दो, तो कुछ भी नहीं होना। प्रकृति के अपने पेड़ उगाने की अपनी भी क्षमता है, उसमें और थोड़ी सी हमारा हेल्प कर दें कि हम पेड़ लगाने भी, ऐसा नहीं है इतने बड़े बड़े जंगल हैं जो सब हमने ही लगाए हैं, प्रकृति अपने आप भी पेड़ उगाती है ना, बीज इधर उधर गिर जाते हैं, अपने आप उग जाते हैं, उसमें हम और हेल्प कर दें कि नए पौधे भी लगाने शुरू कर दें, प्रकृति को हेल्प करें, तो फिर क्या होगा, नए पौधे बनने की जितनी रफ्तार है उस रफ्तार से हम पेड़ काटेंगे, केवल उतनी रफ्तार से पेड़ काटेंगे तो जंगल नष्ट नहीं होंगे। लेकिन रफ्तार काटने की ज़्यादा है, लगाने की कम है, प्रकृति कम पौधे पैदा कर पा रही है, तो हमारे जंगल नष्ट हो रहे हैं, पर्यावरण संकट पैदा हो रहा है। अपशिष्ट या कूड़े की सर्जन पर्यावरण की अवशोषण क्षमता से अधिक होता है, तब पर्यावरण संकट। कूड़ा बना ज़्यादा रहे हैं,
और उसकी जो हमारे पर्यावरण की अवशोषण क्षमता है वो कम है ना, वो जो नदी वाला एग्जाम्पल दिया था। तो ये दोनों केस जब होंगे तब हमें पर्यावरण संकट उत्पन्न होगा। पर्यावरण संकट के कारण ऐसा क्यों हो रहा है? जनसंख्या विस्फोट, स्पेशली भारत में बहुत तेजी से जनसंख्या बढ़ रही है। औद्योगिक क्रांति के कारण संसाधनों का अत्यधिक निष्कर्षण हो रहा है। बहुत तेजी से औद्योगिकरण हो रहा है देश का, फैक्ट्रियां लग रही हैं। जब फैक्ट्री लग रही हैं उन्हें संसाधन चाहिए। संसाधन कहाँ से ले रहे हैं? हम पर्यावरण से ले रहे हैं। तो संसाधनों का निष्कर्षण, इनका एक्सप्लॉयटेशन, अवशोषण तेजी से कर रहे हैं। इतनी तेजी से संसाधन बन नहीं रहे जितनी तेजी से हम इनका उपयोग कर रहे हैं, है ना। क्यों उपयोग कर रहे हैं? क्योंकि जनसंख्या बढ़ती चली गई। अगला कारण, विकास प्रक्रिया ने पर्यावरण को प्रदूषित कर दिया। वायु और जल की गुणवत्ता में कमी कर दी। विकास कर रहे हैं ना, हमारा विकास क्या है? जिस पे साइकिल थी उसने बाइक ले ली, जिसने बाइक थी उसने कार ले ली, जिस पे कार थी उसने क्या कर लिया? बड़े वाली कार ले ली, जो 8 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज दे रही है ना। बढ़िया पिकअप देती है, शानदार गाड़ी है जी। धुआं उतना ही, मतलब 8 किलोमीटर चलने में ही क्या करेगी? 1 लीटर डीजल को किस में बदल दिया उसने? धुएं में बदल दिया। एक 20 किलोमीटर की एवरेज वाला ही ले रहा है कोई कार, इसका मतलब उसने 20 किलोमीटर यात्रा की तब 1 लीटर डीजल इसमें चेंज हुआ। तो ये 8 किलोमीटर, जितना लग्जरी उतना ही पोल्यूशन ज़्यादा। देन तो हमारे विकास करने की प्रक्रिया ने क्या किया? पर्यावरण को प्रदूषित कर दिया, और इतना प्रदूषित कर दिया कि पर्यावरण अपने आप को ठीक नहीं कर पा रहा। वायु और जल की गुणवत्ता में कमी कर दी। वही पानी गंदे कर दिए, हवा गंदी कर दी। हवा भी अपने आप साफ होती है, प्रकृति कर लेती है, लेकिन उसका एक लिमिट है। जितनी लिमिट तक वो साफ कर पाती है, उससे ज़्यादा गंदा कर दिया तो फिर वो साफ नहीं कर पाएगी। पानी जो प्रकृति में, धरती पर 3/4, तीन मतलब 4 हिस्से पूरी धरती को हम बांट दें तो 3 हिस्सों में पानी ही है, एक हिस्से में हम रहते हैं। इतना पानी होते हुए भी पानी क्या हो गया? सामुदायिक कम्युनिटी की वस्तु थी। पहले प्याऊ लगती थी, चाहे जहाँ पानी उपलब्ध था भाई पी लो कहीं भी पानी। अब क्या हो गया? आर्थिक वस्तु बन गई। पैसे दे के मिलता है पानी, 20 रुपए में बोतल मिलती है बिसलेरी की, है ना। तो इतनी बड़ी मात्रा में जो संसाधन धरती पर उपलब्ध है, कितना 3/4 धरती पानी ने घेर रखी है, वो भी पानी 20 रुपये लीटर बिक रहा है। तो ये हमारे पर्यावरण प्रदूषण की मेहरबानी है। पानी की अभी भी कमी नहीं है। हैंडपम्प और चीज़ें मिल जाएंगे आपको, लेकिन उनको इस्तेमाल करोगे बीमार हो जाओगे। हमने पानी को पोल्यूट कर दिया, इसलिए 20 रुपये लीटर का खरीदना पड़ रहा है। निर्धनता, गरीबी, ये भी पोल्यूशन का है ना। अमीरी क्या कर रही है? दोनों ही पोल्यूशन फैला रहे हैं। अमीर क्या कर रहा है? ये वाली गाड़ी खरीद रहा है 8 किलोमीटर या 5 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज वाली। भाई जरा सा पंजा रखती गाड़ी, बहुत तेज़ी से उठे, बढ़िया रुतबा बने तेरा, वो तो अपना इस चक्कर में पोल्यूशन बढ़ा रहा है ना। 10 बार टॉयलेट जाता है, हर बार 5 या 6 लीटर पानी फ्लश करके बहा देता है। पूरे दिन में एक व्यक्ति 10 बार भी गया, 5 लीटर पानी, 50 लीटर पानी वेस्ट कर दिया इसने। वेस्ट करने का मतलब है जो साफ पानी था उसको गंदे पानी में बदल दिया। गांव का गरीब आदमी ये काम नहीं कर रहा, ये भी काम नहीं कर रहा गाड़ी वाला, वो बेचारा, लेकिन उसकी मजबूरी है। वो क्या कर रहा है? एलपीजी का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा, तो वो क्या करता है? लकड़ी जलाता है खाना बनाने के लिए। धुआं होगा, इससे पोल्यूशन होगा। इट मीन्स गरीबी और अमीरी दोनों ही फैक्टर काम करते हैं पोल्यूशन फैलाने में। गरीब कुछ दूसरी तरह का पोल्यूशन करते हैं और अमीर कुछ दूसरी तरह का पोल्यूशन करते हैं। तो निर्धनता भी पोल्यूशन फैलाती है। प्रारंभ के दिनों में जब सभ्यता शुरू ही हुई थी, या जनसंख्या में इस असाधारण वृद्धि से पूर्व, जब पॉपुलेशन धरती पर कम थी, देशों द्वारा औद्योगिकरण अपनाने से पहले, इतना औद्योगिकरण, फैक्ट्रियां भी नहीं थी, पर्यावरण संसाधनों की जितनी मांग थी उनकी पूर्ति से बहुत कम थी। मांग कम थी और पूर्ति ज़्यादा थी, आराम से सबका गुजारा हो रहा था। अर्थात प्रदूषण पर्यावरण की अवशोषण क्षमता के भीतर था।
जितना प्रदूषण हम फैलाते थे उस समय, पर्यावरण की अवशोषण क्षमता उससे ज़्यादा थी, तो पर्यावरण उसको अपना ठीक कर देता था। और संसाधन निष्कर्षण की दर, जितने संसाधन हम पर्यावरण से, प्रकृति से लेते थे, वो कम लेते थे और प्रकृति संसाधन बना, अपने आप बना ज़्यादा लेती थी। अर्थात जनसंख्या कम थी, फैक्ट्रियाँ इतनी थी नहीं, तो पेड़ कम कटते थे, है ना, और पेड़ अपने आप उग ज़्यादा जाते थे। इसलिए पर्यावरण की समस्या उत्पन्न ही नहीं हुई। अब क्या हुआ, जनसंख्या विस्फोट, पॉपुलेशन तेज़ी से बढ़ गई, ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ गई, हमें ज़्यादा वस्तुएं और सेवाएं चाहिए, उनके लिए ज़्यादा फैक्ट्रियां लगी, ज़्यादा लकड़ी चाहिए। तो जनसंख्या विस्फोट और जनसंख्या की बढ़ती हुई आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्या हुआ, औद्योगिक क्रांति हुई, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, फैक्ट्रियां बहुत लगी। अब स्थिति बदल गई। क्या बदल गई, जितने संसाधन बनते हैं उससे ज़्यादा हम प्रकृति से ले रहे हैं, तो संसाधन धीरे धीरे घट रहे हैं। जितना पोल्यूशन, उसकी प्रकृति की अवशोषी क्षमता थी इतनी थी, हम पोल्यूशन कितना कर रहे हैं, प्रदूषण, हर तरह का कूड़ा कचरा हो, चाहे धुआं हो, चाहे वो पानी गंदा करना हो, इतना। तो इससे क्या हुआ, हमारे जो संसाधन बचे भी रहे हैं वो धीरे धीरे खराब हो रहे हैं। अब ये पर्यावरण संकट आपको समझ आ गया होगा कि भाई क्या समस्या हुई हमारे साथ। केवल धुएं की बात नहीं है, बहुत सारी समस्याएं। इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, सबसे पहला हमारे स्वास्थ्य पर व्यय बढ़ जाता है, बीमार ज़्यादा होंगे, हॉस्पिटल्स का खर्चा बढ़ेगा, कुल मिला के खर्च हमें ही करना है। हमारे वायु और जल के स्रोतों की, क्या हुआ भाई, कहाँ थे हम, अच्छा जी, स्वास्थ्य पर व्यय बढ़ बढ़ रहा है धीरे धीरे हमारा। स्वास्थ्य पर व्यय बढ़ रहा है, हमारे वायु तथा जल के स्रोतों की गुणवत्ता कम हो गई है या वो सूख गए हैं, है ना। जल के स्रोत धीरे धीरे पानी कम ही होता जा रहा है, यमुना में भी थोड़ा सा ही पानी रह रहा है, वो भी गंदा। नकारात्मक पर्यावरणीय प्रभाव की अवसर लागत ऊंची होती है। अवसर लागत आपने पढ़ी होगी 11th में, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। अर्थात इसका यहाँ मोटा सा अवसर लागत की परिभाषा है, रटने की ज़रूरत नहीं है। एक सामान्य सी बात करो, एक फैक्ट्री लगाकर हम उसमें कुछ वस्तुएं और सेवाएं उत्पन्न कर रहे हैं, उनसे जितना फ़ायदा है उससे भी ज़्यादा नुकसान हमारे स्वास्थ्य को हो जाता है यदि वो फैक्ट्री एक लिमिट से ज़्यादा प्रदूषण कर रही है। इट मीन्स इन फैक्ट्रियों से, इन वाहनों से, इन वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन से, इस औद्योगिक क्रांति से इतना फ़ायदा नहीं होगा यदि हम इसी तरह से ही लगे रहे जितना हमारा नुकसान हो जाएगा। नुकसान कैसा, स्वास्थ्य से संबंधित, पानी गंदा, सब चीज़ें, हमारी पृथ्वी पर रहने की जगह ही नहीं बचेगी। देन अपशिष्ट सर्जन और प्रदूषण के पर्यावरणीय मुद्दे अब गंभीर बन गए, जिन पर सरकारों का व्यय बढ़ रहा है। अब सरकारों को खर्च करना पड़ रहा है इन पे। आप देखते हो दिल्ली में जब पोल्यूशन हो जाता है, ये सरकारें, सरकारी ट्रक वो हवा में पानी छोड़ते हुए उड़ रहे हैं, कहीं सड़कों की सफाई हो रही है ना, कहीं फ्लाईओवर बनाने पड़ रहे हैं। ये सारी चीज़ें, ये व्यय किस लिए बढ़ रहा है, क्योंकि पोल्यूशन बढ़ रहा है। यदि पोल्यूशन नहीं बढ़ता तो सरकार का ये व्यय बच जाता, आपके हॉस्पिटल के आधे खर्चे बच जाते। संसाधन विलुप्त होने के कारण नए संसाधनों की खोज में प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी और अनुसंधान, रिसर्च पर विशाल राशि खर्च करनी पड़ रही है। भाई संसाधन जैसे कोयला ख़त्म हो गया तो अब हमें क्या हुआ, भाई पेट्रोल ढूंढना पड़ा, पेट्रोल को कैसे रिफाइंड करें, कैसे इसके इंजन बनाएं, कैसे गाड़ी चलाएं, वो सब कुछ हुआ। अब पेट्रोल भी ख़त्म होता जा रहा है, पेट्रोल डीजल भी ख़त्म हो रहे हैं। अब हम किसकी तरफ चल रहे हैं, भाई बिजली का वाहन बनाएं, है ना। सीएनजी ढूंढी पहले, फिर सीएनजी को भी ऐसा लगा थोड़े समय बाद भाई सीएनजी भी ख़त्म हो जाएगी, बहुत ज़्यादा दिन नहीं चलने वाली। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ आ गए। तो हमें क्या, संसाधन धीरे धीरे विलुप्त हो रहे हैं। कोयला विलुप्त हुआ, फिर पेट्रोलियम विलुप्त होने के कगार पे है, फिर सीएनजी भी पता लगा ये भी ख़त्म ही हो जाएगी। तो नए संसाधन हम नए
रोज़ खोजते हैं, जिस पर काफ़ी खर्च आता है। इसी में एक टॉपिक था हमारा ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक उष्णता। ग्रीन हाउस गैसों, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, इस टाइप की गैसों को हम कहते हैं ग्रीन हाउस गैसें। ग्रीन हाउस गैसों की वायुमंडल में प्रतिशत मात्रा बढ़ जाने के कारण पृथ्वी के औसत तापमान में निरंतर वृद्धि हो रही है। यह वैश्विक उष्णता कहलाती है। ये हमारी पृथ्वी है, यहाँ पे करते हैं हम, ये पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों ओर ये वायुमंडल है, यहाँ सूर्य है, सूर्य से पृथ्वी पर किरणें आती हैं, किरणों के साथ क्या आ रही है, गर्मी आ रही है। ये पृथ्वी गर्म होती है, इसीलिए दिन में गर्मी लगती है हमें, रात में क्या होता है, ये गर्मी वापस अंतरिक्ष में लौट जाती है। नहीं तो रोज दिन भर गर्मी आती रही और रात को वापस नहीं लौटी, रोज हमारे पृथ्वी पर गर्मी आती रही, क्या होगा, पृथ्वी का टेम्परेचर इतना बढ़ जाएगा कि ये रहने लायक ही नहीं बचेगी। तो रात को, इसीलिए रातें ठंडी हो जाती हैं, है ना, सुबह को आके मौसम बड़ा ठंडा सा हो जाता है गर्मी के दिनों में भी, क्योंकि वो जो गर्मी दिन में आई थी वो वापस अंतरिक्ष में लौट जाती। अब ये वायुमंडल में जो गैसें हैं, इसमें कुछ गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, इन गैसों का काम क्या है कि ये बाहर से गर्मी को तो अंदर आने देती हैं वायुमंडल में आसानी से, लेकिन वापस लौटने में दिक्कत करती हैं, रोक लेती हैं। एक कंबल का काम कर रही हैं, है ना, थर्मस का काम कर रही हैं कि गर्मी आ जाती है कोई बात नहीं, लेकिन वापस लौटने में हम दिक्कत करेंगे जी। अब इससे क्या होगा, ये गर्मी यहाँ रुकेगी तो पृथ्वी का तापमान, वायुमंडल का तापमान बढ़ेगा। इसको हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। वैश्विक उष्णता को बढ़ाने वाले कारक कौन कौन से हैं? कोयला एवं पेट्रोल उत्पादकों का अत्यधिक प्रज्वलन। कोयला और पेट्रोल जितना ज़्यादा जलाएंगे उससे कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, ये चीज़ें सबसे ज़्यादा निकलती हैं। जितनी ये गैसें वायुमंडल में बढ़ेंगी उतना ही ग्लोबल वार्मिंग होगी। वन विनाश, जो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को बढ़ा देते हैं। पौधे क्या करते हैं, सारे दिन कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। अब मान लीजिए पौधे हमने ख़त्म कर दिए, वन, है ना, फॉरेस्ट ख़त्म कर दिए, पौधे कम हो गए, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को शोषण कम अवशोषित कर पाएंगे, कम करेंगे तो ये वायुमंडल में रह जाएगी, वायुमंडल में रह जाएगी तो बेटा जी ये फिर ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाएगी। जानवरों के अपशिष्ट से निकलने वाली मीथेन गैस, जानवरों के अपशिष्ट जैसे गोबर, पेशाब, इनसे मीथेन गैस निकलती है, इसीलिए तो गोबर गैस प्लांट लगाते हैं। ये भी मीथेन गैस भी ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाती है। वैश्विक उष्णता के प्रमुख प्रभाव, मेन इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग से होगा क्या, पृथ्वी के तापमान बढ़ेगा, ये तो हमने ऊपर ही पढ़ लिया। ध्रुवों की बर्फ पिघल रही है, पृथ्वी का जब टोटल टेम्परेचर बढ़ रहा है तो जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है पृथ्वी के, वहाँ पर इतनी ठंडक नहीं रह पाती जितनी होनी चाहिए। जब ठंडक नहीं है तो वहाँ जो बर्फ़ जमी हुई है वो पिघलेगी। यदि वो सारी बर्फ़ पिघल जाती है तो समुद्र के स्तर में वृद्धि हो जाएगी, समुद्र में ज़्यादा पानी हो जाएगा। ज़्यादा होगा तो समुद्र के किनारे जो ज़मीन है जहाँ लोग रहते हैं वहाँ वो डूब जाएगा। समुद्र के स्तर में वृद्धि होने के कारण समुद्र के किनारे रहने वाले लोगों का जीवन खतरे में आ जाएगा, वहाँ तक पानी आ जाएगा। हिम पिघलाव पर निर्भर पेयजल की पूर्ति, जैसे हमारी गंगा नदी है, कहाँ से पानी आता है, हिमालय में बर्फ़ पिघलती रहती है और गंगा नदी में पिघल पिघल कर आती रहती है ना। अब मान लीजिए गर्मी है, हिमालय पे बर्फ़ ही कम पड़ी, वो भी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी, गर्मियों में बहुत जल्दी पिघल गई, तो आधी गर्मी आते आते क्या होगा, नदी में पानी सूखना शुरू हो जाएगा। नदी में पानी सूखेगा तो हमारी खेती का क्या होगा, हमारे पीने के पानी का क्या होगा, है ना। तो हिम पिघलाव पर निर्भर पेयजल की पूर्ति, परिस्थिति असंतुलन के कारण प्रजातियों की विलुप्ति। जो नदी में कछुआ है और जलीय जीव रह रहे हैं, डॉल्फिन रह रही हैं, धीरे धीरे जब पानी नहीं होगा वो भी मर जाएंगे। आंधी, तूफान और बाढ़ के प्रभाव में वृद्धि की संभावना है। यदि ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा हुई, वैश्विक उष्णता ज़्यादा हुई, तो पृथ्वी पर आंधी, तूफान, बाढ़, ये सब चीज़ें ज़्यादा आ जाएंगी और ये निश्चित रूप से हमें नुकसान देती हैं।
उष्णकटिबंधीय देशों में मलेरिया, हैजा, डेंगू आदि बीमारियों की घटनाओं में वृद्धि हो रही है ग्लोबल वार्मिंग के कारण ही। हजारों प्रजातियां जैसे ध्रुवीय भालू बिल्कुल बर्फ़ में बहुत ठंडी जगह रहते हैं और वहाँ टेम्परेचर हो गया कम, बर्फ़ गई पिघल, तो ये विलुप्त हो जाने का खतरा है, मर जाएंगे बेचारे। एक ऐसा ही टॉपिक है ओजोन डिप्लीशन, ओजोन अपक्षय। ओजोन अपक्षय से अभिप्राय मानव निर्मित क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सीएफसी। सीएफसी का पूरा नाम क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है ना, कुछ केमिकल्स होते हैं, ये मानव निर्मित हैं तथा अन्य कारकों से कारकों के कारण ओजोन परत में अपक्षय हो रहा है। हमारी ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल है, इस वायुमंडल की आउटर मोस्ट लेयर, सबसे ऊपर वाली परत है ना, कई परतें हैं, वो इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, इस परत को हम बोलते हैं ओजोन परत। इस ओजोन परत में ऑक्सीजन की O3 वाली, एक ये जो हम सांस में लेते हैं ये O2 लेते हैं, ये O3 वाली, ये वाली चीज़ें यहाँ बहुत ज़्यादा हैं। ये सांस लेने के काम नहीं आती O3, सांस लेने के लिए तो जहरीली है, मार देगी हमें, जो हमारे वायुमंडल में ज़्यादा हो गई है। लेकिन ये ऊपर की परत है, यहाँ हम ये चीज़ें हम सांस लेने में तो यहीं का वायुमंडल इस्तेमाल करते हैं ना, तो ये तो बढ़िया है, यहाँ ओजोन नहीं है, ओजोन परत सबसे ऊपर है। लेकिन एक काम करती है, जैसे आप सर्दियों में, सॉरी गर्मियों में छाता लगा लेते हो ना, तो सूरज की किरणें आप तक नहीं पहुंचती, छाते पे रुक जाती हैं। जितनी सूरज की किरणें आती हैं, इन किरणों में जो अल्ट्रावोयलेट, पराबैंगनी किरणें होती हैं, इंग्लिश में बोलते हैं हम इसको अल्ट्रा वोयलेट रेज, ये किरणें एक छाते का काम करती है इन किरणों के लिए, और ये किरणें यहीं रुक जाती हैं। कौन सी और बाकी सारी किरणें आएंगी, लेकिन पराबैंगनी किरणें, अल्ट्रावोयलेट रेज यहीं रुक जाएंगी, बाकी धूप यहाँ आ जाएगी। तो ये अल्ट्रावोयलेट रेज यहीं रुक जाती हैं। अब इससे क्या फ़ायदा है, यदि ये ओजोन परत ख़त्म हो गई हमारी बेटा जी, तो अल्ट्रावोयलेट यूवी रेज बोलते हैं हम इनको, अल्ट्रावोयलेट, ये यूवी रेज भी पृथ्वी तक आई तो ये हमारी स्किन से टकराएंगी, जलीय जीवों से है ना, अन्य जीवों से, पेड़ पौधों से टकराएंगी है ना, सूरज धूप के साथ ही आएंगी, तो ये हमें बहुत नुकसानदायक है। ये अल्ट्रावायलेट कैंसर, स्किन डिजीज बहुत पैदा करती हैं, आँखों की डिजीज पैदा करती हैं, तो धीरे धीरे हमारे यहाँ ये चीज़ें बढ़नी शुरू हो जाएंगी। देन तो ओजोन अपक्षय होता है किसके कारण, क्लोरो, ये हम केमिकल्स उत्पन्न, ये फ्रिज की, जो फ्रिज के अंदर जो गैस भरी होती है, फोम वाली डाड़ी, एसी में जो गैस भरी होती है, ये सब क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। धीरे धीरे एसी फ्रिज सबके घरों में पहुंच गए, धीरे धीरे बढ़ ही रहे हैं, और ये जब फ्रिज खराब हो गए गैस बाहर निकलेगी, ये ऊपर वायुमंडल में जाएगी, ओजोन परत को नष्ट करेगी। इसके कारण समताप मंडल में क्लोरीन और ब्रोमीन के यौगिकों के उच्च स्तर के कारण ओजोन परत में अपक्षय हो रहा है। वहाँ बढ़ रही हैं क्लोरीन और ब्रोमीन के केमिकल्स। क्लोरोफ्लोरोकार्बन रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशन को ठंडा रखने में प्रयुक्त होते हैं। ऐसे ही कुछ यौगिक अग्निशमक यंत्रों में भी उपयोग होते हैं, फायर ब्रिगेड वाले भी यूज करते हैं। इसका प्रभाव क्या होगा यदि ओजोन कम हो गई, अपक्षय हो गया, अपक्षय मीन्स डिके, कम हो गई। ओजोन परत को हानि पहुंचाने से पृथ्वी पर सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज, वही यूवी रेज है ना, पहुंचती हैं और यह जीवित तत्वों को नुकसान पहुंचाती हैं। इनके कारण मनुष्य में त्वचा कैंसर होता है, बात हो गई हमारी। जलीय जीवों का जीवन प्रभावित करती हैं। ये किरणें स्थलीय पौधों की समृद्धि को भी प्रभावित करती हैं। इट मीन्स हमारा जल थल पे जितने भी जीव हैं सबकी वृद्धि और स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ेगा। ओजोन परत को रोकने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को अपनाया गया। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक ऐतिहासिक संधि है जिसकी रूपरेखा संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के सदस्यों द्वारा ओजोन अपक्षय के लिए उत्तरदायी माने जाने वाले मुख्य कारक सीएफसी, वही क्लोरोफ्लोरोकार्बन, को हटाकर ओजोन परत की रक्षा के लिए बना दी गई है।
कौन सी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये याद रखना बेटा, पेपर में पूछ लेते हैं ऐसी चीज़ें। इस संधि पर 1992 में लंदन में हस्ताक्षर किए। भारत में पर्यावरण की स्थिति, एक बार देखें कितना काम बाकी है हमारा। डिफोरेस्टेशन, बायोडाइवर्सिटी, एयर पोल्यूशन, फिर चलिए ठीक है बेटा, काफ़ी कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं हमारे। इससे अगले उसमें उम्मीद है ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आपकी बात यहाँ तक कंप्लीट हो गई। इससे आगे हम बात करेंगे कल या नेक्स्ट लेसन में। आपने मेरी बातें सुनी, उसके लिए आपका धन्यवाद। धैर्य से देखी हैं, समझी हैं, उम्मीद है आपको ठीक से समझ भी आई होंगी। तो आप सबका धन्यवाद, है ना। इसी तरह से आप ध्यान लगाकर, मन लगाकर पढ़ते रहिए। आप जीवन में सफल हो, ऐसी कामना के साथ आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।